Good morning students. Today I am going to start the history chapter 3 expansion of the European power in India. बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि हमारे देश में अंग्रेजों को किस तरीके से आगमन होता है और हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि वहाँ पे सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाल का आगमन होता है, उसके बाद डच का आगमन होता है, उसके बाद हमारे फ्रांस का आगमन होता है और लास्ट में इंग्लैंड का होता है। फाइनली चले गए और फ्रांस और इंग्लैंड हमारे देश में रह गए थे। प्रीवियस क्लास में वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 4 लड़ाई हुआ और उस चारों लड़ाई में हर बार इंग्लैंड का जीत हासिल होता था। बच्चे जान के आश्चर्य होगा, इंग्लैंड आज भले ही थोड़ा वीक कंट्री जरूर हो गया है, लेकिन उस जमाने का वो सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर हम कहें अमेरिका से भी ज़्यादा, बिल्कुल अमेरिका से भी ज़्यादा वो पावरफुल कंट्री था। कौन? इंग्लैंड, क्योंकि अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था। बच्चे आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया और अंग्रेज, ये बात सत्य है कि अंग्रेज के आने से हमको नुकसान हुआ है, लेकिन अंग्रेज के आने से हमको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। क्या क्या फ़ायदा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेज के आने से जो फ़ायदा हुआ तो उसमें से जिस दौर में अंग्रेज आया था, हमारे यहाँ एक अंधविश्वास का दौर चल रहा था। हमारे यहाँ सती सिस्टम था, हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज था, हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर था। इस तरह का बहुत तरह अंधविश्वास सामाजिक बुराइयाँ था, जिसको सबसे पहले अंग्रेजों ने इस चीज़ को दूर किया। इसमें से हमारा एक नाम है विलियम बेंटिक, जो 1829 से 1835 तक रहा। ये क्या किया हमारे देश में, तो ये हमारे यहाँ सती सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कराया। और भी कई लोग थे जिन्होंने समाप्त किया, लेकिन विलियम बेंटिक का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। बच्चे ये हमारे शहर पटना में रहता था। आज हमारे शहर में हार्डिंग पार्क भी है जो इन्हीं के नाम पे हमारा बना हुआ है। तो ये भी हमारे पटना शहर को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए। ये तो हमारा अंग्रेज गवर्नर के कुछ काम थे। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हो गया तो अब उसने अपने साम्राज्य को कैसे फैलाना शुरू किया, कैसे एक्सटेंड करना शुरू किया। तो अंग्रेज हमारे देश में 2 तरह से अपने राज्यों को एक्सपेंड करना शुरू किया। उसमें से पहला था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हड़प की नीति। ये हमारे लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले लागू किया था। क्या लागू किया था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉर्ड डलहौजी ने साफ साफ बता दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो है, जिसका 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल भारत में रहा, और ये लॉर्ड डलहौजी जितने दिनों तक भारत में शासन किया, इन्होंने साफ कर दिया इस फॉर्मूला के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, कि जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी इन द सेंस कि कोई लड़का अगर नहीं है, तो अपने शासन के लिए वो एडॉप्टेड नहीं कर सकता है। यानी जब तक आप राजा हैं, आप राजा बने रहें और आपके जाने के बाद यानी मरने के बाद उस राज्य को हम अपने राज्य में मर्ज कर लेंगे। आप किसी को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनका अपना कोई बेटा नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया कि नहीं, ऐसा रूल्स नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ज़बरदस्ती इस रूल को लागू किया और परिणाम क्या हो गया? सतारा, जयपुर, नागपुर और झांसी। ये जो झांसी है बच्चे, हम लोग बचपन से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं, कभी कभी बुक में पिक्चर भी देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पीछे जो छोटा बच्चा रहता है वो उनका अपना बच्चा नहीं रहता है, वो एडॉप्टेड रहता है। तो इस फॉर्मूला के तहत अंग्रेज ने बिना लड़ाई लड़े सतारा, जयपुर, नागपुर, झांसी, ये सभी राज्यों पर उसने कब्जा कर लिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था, और ये डलहौजी जो है हमारा 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में रहा। बच्चे ये जो लॉर्ड डलहौजी है ना, ये बहुत अच्छा काम किया हमारे देश में। इसको फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। हमारे देश में जो रेलवे का नेटवर्क इतना अच्छा से बढ़ा, इसका स्टार्टिंग सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, इसलिए इसको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है।
और भारत में बहुत ज़्यादा जो उसको लगता तक नहीं ऐसा होना चाहिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। दूसरा जो मेथड था सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक के संधि। इसमें क्या होता था, तो ये एक्चुअली में स्टार्टिंग जो है ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। उसमें क्या होता था कि कोई भी राजा अगर दूसरे राजा से लड़ाई लड़ता था तो फ्रांस के सैनिक जो है उसको अपना सैनिक देते थे कि भाई आपको लड़ाई लड़ना है, आप अपना लड़िए, लेकिन मैं अपना सैनिक अपना वेपन्स देता हूँ और आपको उसमें लड़ना है, उसके बदले में आप हमको टैक्स दे सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने इस चीज़ को लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड ब्लेकली, जिसका ड्यूरेशन 1773 से 1858 रहा, और इन्होंने इस सिस्टम को लाया सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक की संधि। और इस संधि के तहत हैदराबाद, गोरखपुर, अवध, जिसको लोग लखनऊ जानते हैं, ये सभी राज्य को जीत करके अंग्रेज जो है अपने राज्य में मर गया। एक बार बच्चे गौर करेंगे, ये और ये दोनों जो जगह का है, तो अंग्रेज बिना लड़ाई लड़े अपने राज्य में उसको मर्ज किया। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी जगह को कब्जा करने के लिए उससे लड़ाई लड़ना पड़ता था, लेकिन अंग्रेज जो है ये दो फॉर्मूला से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है भारत के बहुत से शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे रिलेशन ऑफ द इंग्लिश ऑफ द मैसूर। बच्चे ये मैसूर कहाँ है, तो ये मैसूर हमारा कर्नाटक राज्य में पड़ता है और ये कोस्टल एरिया है। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो शहर कोस्टल एरिया में पड़ता है अंग्रेजों का उस पर ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि मैसूर पे कोस्टल एरिया कर्नाटक में हमारा पड़ता था, तो अंग्रेज इस शहर को कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे जो शासक थे हैदर अली, वो बहुत अच्छे बहादुर थे और वो नहीं चाहते थे कि मैसूर शहर जो है वो हमारे हाथ से चले जाए। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में, मतलब मैसूर के जो शासक थे उसके बीच में 4 लड़ाई लड़ा। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब से कब तक चला, 1767 से 1769, और दूसरा लड़ाई जो चला वो 1780 से 1784। ये दोनों लड़ाई जो है बच्चे ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इस लड़ाई में जो पहला लड़ाई हुआ इसमें हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा, और दूसरा लड़ाई में हैदर अली लड़ते लड़ते मारा जाता है, यानी वो वीर गति को प्राप्त होता है। उसके बाद जो तीसरा लड़ाई हुआ इसमें अंग्रेज और मैसूर वार के बीच में, यानी 1789 से 1792, उसमें हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने लड़ा, और इस लड़ाई में भी टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो चौथा लड़ाई लड़ा 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, मारा जाता है। तो ये चारों लड़ाई का अगर बात करें तो इसमें चारों लड़ाई में हैदर अली हो चाहे टीपू सुल्तान हो या हम यूँ कहें मैसूर का शासक को हार का सामना करना पड़ता है। और इसके हार के पीछे बहुत सा कारण था। अंग्रेजों ने यहाँ पे खास करके उस जमाने में हैदर अली या टीपू सुल्तान जो थे वो अपने तलवार से लड़ाई लड़ते थे, घोड़ों पे चढ़ के लड़ाई लड़ते थे, और अंग्रेज के पास जो है कैनन या राइफल वगैरह ये हुआ करता था। तो ये अत्याधुनिक उस जमाने का वेपन्स था, और इस वेपन्स की वजह से अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीत लिया। तो इस तरह से बच्चे आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ द पावर में हम लोग लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग रिलेशन ऑफ द इंग्लिश मैसूर के बारे में पढ़े, और कल के वीडियो में हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है। अगर इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो पार्ट 2 में हम लोग मराठा के बारे में और पंजाब के बारे में और सिख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।